स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले निम्नलिखित कारक के बारे में जानेंगे। कैसे कौन से कारक है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक नया रूप, एक आकार दिया। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कोई व्यवस्थित राजनीति नहीं थी, किंतु स्वतंत्र होने के बाद संविधान के माध्यम से देश की राजनीति को एक व्यवस्थित रूप देने का दृढ़ संकल्प किया गया और उसे कार्य रूप में परिणत भी किया गया। संविधान के अनुसार भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। साथ ही संसदात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इसमें आपका संसदात्मक मतलब सदन भी होंगे और संघात्मक तो कैसे राज्य होंगे। राजनीतिक व्यवस्था वस्तुतः एक ऐसी संरचना होती है जो किसी समाज के लिए कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था में न केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थाओं को शामिल किया जाता है, वरन समाज की समस्त संरचनाएं भी राजनीतिक पहलुओं में सम्मिलित होती हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था नागरिकों व मतदाताओं की कार्यात्मक भूमिका से संचालित होते हैं। जिस राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं अथवा नागरिकों की सकारात्मक राजनीतिक सहभागिता होती है, उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। इसमें जनता को अधिकाधिक भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त होता है। सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्था के विपरीत लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण होता है तथा लोकमत को महत्व दिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के संचालकों का सर्वप्रथम उद्देश्य यही होता है कि उनके द्वारा संपादित प्रत्येक कार्य नैतिक, न्याय संगत तथा जनहित में हो। साथ ही जनता उस कार्य को औचित्यपूर्ण मानकर स्वीकृति प्रदान करे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में निम्नलिखित कारकों का मुख्य रूप से योगदान रहा है। जैसे कि पहला है संविधान। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जो मूल संविधान है उसको आपका जो संविधान हमारा बना था आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। और हमारे मूल संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में यदि बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या 465 हो गई है, जो बढ़ करके 465 हो गई, और भाग 25 भाग हो गए हैं में विभाजित है तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में गणतंत्र की प्रकृति, संगठन, केंद्र व राज्यों के पारस्परिक संबंध, नागरिकों को मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है। संविधान को आधार मानकर ही देश में राजनीतिक व्यवस्था का आकार प्रदान किया गया है या किया जाता है। बहुदलीय व्यवस्था यानी मल्टी पार्टी सिस्टम। तो स्वतंत्रता के बाद सन 1967 के चतुर्थ आयाम चुनावों तक भारतीय राजनीति में एक ही दल कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा, किंतु इसके बाद अन्य राजनीतिक दल भी प्रभावी रूप से उभरने लगे तथा केंद्र व राज्य स्तर पर दलीय प्रतिस्पर्धा का युग आरंभ हुआ। एक ही दल के वर्चस्व से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हुई। फिर आता क्षेत्रीय। तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है वो क्या, क्षेत्रीय। केंद्र में राष्ट्रीय दलों की प्रभाविकता बढ़ने के साथ साथ राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व स्थापित होने लगा। सन 1967 के बाद इन दलों ने अपने अपने राज्यों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना आरंभ किया और इस प्रकार क्षेत्रीयता के आधार पर अपनी मांगे प्रस्तुत करते हुए आंदोलन चलाए गए। फिर आता है गठबंधन की राजनीति, यानी जो आपका अगला पॉइंट है गठबंधन। सन 1989 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन का दौर आरंभ हुआ। यानी पहली बार सन 1989 में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन का दौर आरंभ हुआ। बहुदलीय शासन व्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अल्पमत वाले विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं। सन 1996 में 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से गठबंधन सरकार बनाई। गठबंधन के नेता देव गौड़ा प्रधानमंत्री बने तथा कुल 10 महीने के बाद I.K. गुजराल उनके स्थान पर प्रधानमंत्री बने, किंतु कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लेने पर यह सरकार भी 8 महीने में अपदस्थ हो गई और सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक फिर गठबंधन सरकार की अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी व अन्य 18 दल सम्मिलित थे। सन 2014 में
स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जबकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। यह दलीय व्यवस्था के विकास का एक नया दौर था। इसी के साथ महागठबंधन की राजनीति का विकास प्रारंभ हुआ। अब आते हैं अगले पॉइंट, संसदात्मक शासन व्यवस्था। जब तक इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में होता है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में सरकार के निरंकुश होने का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यह सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को अपदस्थ कर सकते हैं, यानी पद से बाहर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद कई अन्य तरीकों जैसे निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, पूरक प्रश्न पूछकर भी सरकार की अनुचित नीतियों पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान की जाती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत जैसे विशाल आकार वाले एक विविधता से पूर्ण देश में, विविधता के यहाँ कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, विविधता पूर्ण देश में एकात्मक नहीं अपितु संघात्मक शासन व्यवस्था सफल हो सकती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान निर्माताओं ने देश के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों व दायित्वों का विभाजन होने से प्रशासन में कुशलता आई तथा विविधताओं के मध्य एकता स्थापित करने में सहायता मिली। विभाजन के समय देश रियासतों में विभक्त था, किंतु स्वतंत्रता के बाद रियासतें का विलय कर उन्हें एक सुदृढ़ केंद्र वाले संघात्मक शासन के अधीन रखा गया। इस शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना भी संभव हो सका। इसके बाद आता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के तृतीय भाग अनुच्छेद 14 से लेकर के जो 32 तक मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि अधिकारों के बिना मनुष्य सभ्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता तथा राज्य में व्यक्ति को जितने अधिक अधिकार प्राप्त होंगे वह उतना ही अधिक अपना विकास कर सकेगा। लेकिन सभी अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, अतः अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकारों को ही मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। केवल संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में लिख देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इन अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना भी नितांत अनिवार्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई। संविधान में वर्णित इन मौलिक अधिकारों का उपयोग करके ही जहां एक ओर नागरिकों का सर्वोच्च विकास संभव हो सका, वहीं दूसरी ओर उनमें जागरूकता आने से लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का भी विकास हुआ। अब आते हैं अगले पॉइंट, नीति निर्देशक तत्व। जिसमें नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विस्तृत सूची दी गई है। ये सिद्धांत बाध्यकारी या न्याय योग्य नहीं है, किंतु राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन तत्वों को प्रशासन का मूलाधार बनाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, जिससे समाज के सभी वर्गों का यथोचित कल्याण संभव हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सिद्धांतों का अनुकरण करके ही समाज के उपेक्षित समूहों व कमजोर वर्ग को उत्थान के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने के महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए हैं। अब देखते हैं वयस्क मताधिकार। स्वतंत्रता के बाद वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, किंतु इसको सन 1918 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इससे मताधिकार का दायरा विस्तृत हुआ, जो कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के विकास की दिशा को एक सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही चुनावों का निष्पक्ष एवं अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए कई अन्य सुधार भी किए गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, इसको ईवीएम मशीन कहते हैं ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, अनिवार्य चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि में वृद्धि, दल बदल कानून में संशोधन आदि। इसके बाद अगला जो है इसमें आपका सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्म
विकास में पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। किसी भी समाज की राजनीतिक व्यवस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विधायी व प्रशासनिक कार्यों के द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो। सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान रूप से भागीदारी के अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। विशेष अधिकारों का अंत कर सभी की समान राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु स्वतंत्रता के उपरांत उल्लेखनीय प्रयास किए गए। इसके लिए अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित किए गए। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिकाओं व ग्राम पंचायतों में उनके लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए। 3 में 1 स्थान उनके लिए निश्चित किया गया। अब अगला पॉइंट आता है नियोजित विकास। किसी भी राज्य में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य यथासंभव प्रभावी रूप से ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रेरित करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सन 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ने स्थापना की गई, जिसको योजना आयोग के नाम से हम जानते हैं। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। आयोग के दीर्घकालीन उद्देश्य इस प्रकार थे, जैसे कि आयोग स्थापना हो के दीर्घकालीन उद्देश्य भी थे, जैसे कि राष्ट्रीय व व्यक्ति पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हेतु उत्पादन में वृद्धि। दूसरा था आय संबंधी असमानता को दूर करना। तीसरा था पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना। और चौथा था समाजवादी समाज की स्थापना हेतु समानता व न्याय पर आधारित तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सन 1950 में 2014 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। परिणाम स्वरूप विकास की गति में तीव्रता आई, साथ ही समाजवादी प्रतिमान का क्रियान्वयन एक सीमा तक संभव हो सका। इसी दौरान हरित क्रांति होने से कृषि के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। 1991 के बाद उदारीकरण व भूमंडलीकरण की लहरों के आने पर सरकार को नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। आर्थिक क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों को हटाना पड़ा तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। विदेशी पूंजी के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का उन्मूलन कर उसके स्थान पर नीति आयोग यानी नीति कमीशन की स्थापना की। इस प्रमुख कारण यह था कि योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं थी। नीति आयोग में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा तथा इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों का शामिल किया जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मोदी सरकार ने राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखने के उद्देश्य से ही नीति आयोग के गठन का निर्णय लिया। इससे भारत में सहयोगी संघवाद का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकेगा। नीति आयोग अर्थात भारत परिवर्तन की राष्ट्रीय संस्था यानी भारत परिवर्तन की राष्ट्रीय संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा सन 2017 में 3 वर्षीय कार्य योजना आरंभ की गई। इसके बाद 15 वर्षीय संदृश्य दस्तावेज तथा 1 सप्तवर्षीय रणनीति दस्तावेज तैयार करने का भी निर्णय लिया गया था, जिससे कार्य रूप से परिणत किया गया। आयोग का उद्देश्य भारत को निधनता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, रोगग्रस्त तथा अस्वच्छता से सुरक्षित बनाना है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को विकास का पथ पर अग्रसर करने में नीति आयोग का उल्लेखनीय योगदान है। अगला पॉइंट है इसमें सूचना का अधिकार, राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सन 1990 में राजस्थान में सूचना अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कब हुआ था? 1990 में। तदुपरांत अन्य क्षेत्रों में भी इसकी मांग उठी, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2002 में संसद के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया, किंतु इसमें अधिकारियों की जवाबदेहिता का अभाव होने के कारण जून 2005 में एक नया
सूचना अधिकार कानून पारित किया गया। इसके अनुसार किसी सरकारी कार्यालय व अधिकारी से मांगी गई सूचना 1 महीने के अंदर देना आवश्यक है। सूचना न देने पर अधिकारी के लिए अधिकतम 25,000 रुपये दंड का प्रावधान है, जो संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में खुलापन व जवाबदेहिता देखने को मिली। अगला है जो नारीवादी आंदोलन। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जिससे महिलाओं की स्थिति सदैव से निचली रही है, गौण रही है। उनकी स्थिति सदैव पिता, पति व पुत्र के द्वारा निर्धारित होती रही है। किंतु औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद तथा सुधार आंदोलनों के प्रभाव से उनमें जागरूकता आनी आरंभ हुई। महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी में उन्हें परंपरागत रूप से चली आ रही दासता के बंधनों से मुक्त कर दिया। स्वतंत्रता के उपरांत इस जागरूकता के आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इसके साथ ही विभिन्न कृषक आंदोलन, चिपको आंदोलन आदि में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1975 में महिला दक्षता समिति ने दहेज की समस्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1980 में इस संदर्भ में एक कानून पारित हुआ। साहिबानो केस ने भी महिलाओं में जागरूकता लाने व उनके विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं को संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के माध्यम से पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हुए पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। ये प्रयास महिला अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कारगर सिद्ध हुए। लोकतंत्र जनता का शासन है, और यदि जनता का एक बड़ा वर्ग उसमें भागीदारी नहीं करता है तो इस स्थिति में लोकतंत्र की स्थापना एक कल्पना मात्र होगी। अंततः स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के विकास में नारीवादी आंदोलन अथवा महिला सशक्तिकरण ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भी नितांत सत्य है कि महिलाओं का जीवन अभी भी हिंसा व उत्पीड़न से प्रभावित हो रहा है, किंतु इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। अन्य कारक अभी आपको बता दें कि महिला उत्पीड़न को शांत करने के लिए संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संस्थाएं कार्य करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी सोच और समृद्धि करनी होगी और व्यवस्थित करना होगा। हमें सही राह पे सोचना होगा। यदि इसके बाद अन्य कारक जो आते हैं अपने इसके स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था का आकार दिए, उनमें से अन्य कारक है जैसे भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के विकास में कतिपय अन्य कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये कारक है शिक्षा का प्रसार, जनता की जागरूकता, लोकतांत्रिक समाजवादी प्रारूप, कृषि का व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, सतत विकास, उदारीकरण, भूमंडलीय आदि। हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले निम्न कारक थे, जैसे कि पढ़ते हैं इनको शॉर्ट में: संविधान, गठबंधन की राजनीति, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, नारीवादी आंदोलन, बहुदलीय व्यवस्था, संसाधनात्मक व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, नियोजित विकास। अन्य कारक क्षेत्रीय संघात्मक शासन, वयस्क मताधिकार व सूचना का अधिकार, ये सभी आपके मिला करके हमारे स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार प्रदान करते हैं।